हेक्टेयर वन भूमि के बदले में 160760 हेक्टेयर गैर वन भूमि इसके हस्तांतरण के संबंध में यह भी उसी प्रकार की योजना है। यह सोनभद्र जिले की है, वो सिद्धार्थनगर की थी, और यह सोनभद्र की दुद्धी तहसील के स्थित ग्राम भीसुर में ग्राम कोरची एवं ग्राम कुदरी अर्थात कुल 160 हेक्टेयर गैर वन भूमि कृषक भूमि प्रभागीय वन अधिकारी रेणुकूट वन विभाग प्रभाग रेणुकूट सोनभद्र के नाम हस्तांतरित की गई। ये अपने आप में सुविधा की दृष्टि से भी और ज्यादा से ज्यादा हम माइनर और रजबाहे बना सके, इसमें 22 नहरों के 27 भागों को पूर्ण किया जाएगा। ये भी अपने आप में ये पेंडिंग था और हम समझते हैं कि ये योजना हमारी सिंचाई विभाग के लिए और खासतौर से कृषकों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी, जो लोग इसमें महसूस भी करते थे काफी दिनों से। एक व्यवस्था और लागू आज हुई है शिक्षा विभाग का। अभी तक हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उनके शिक्षा निदेशालय, बेसिक शिक्षा निदेशालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, समग्र शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण एवं साक्षरता निदेशालय, इससे संबंधित काम महानिदेशक बेसिक शिक्षा के पास थे। लेकिन जो कि नई शिक्षा नीति जो आई उसमें प्रारंभ से लेकर यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया। उनको एक साथ देखा गया है कि बेसिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक, और हमारे वहाँ कक्षा 1 से लेकर 5 तक की शिक्षा व्यवस्था बेसिक शिक्षा में थी, और कहीं कहीं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूल भी माध्यमिक शिक्षा में आते थे। तो कक्षा 6 से लेकर 8 तक हम जूनियर सेक्शंस को भी बेसिक में देखते थे। इसलिए काफी कुछ काम में सुगमता लाने के लिए जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसको ठीक प्रकार से कार्यान्वित करने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। नई व्यवस्था के अनुसार अब बेसिक शिक्षा के निदेशक अलग होंगे और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक अलग होंगे। इसके अतिरिक्त एक महानिदेशक का पद जो अभी तक केवल बेसिक शिक्षा को गवर्न करता था, अब बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को दोनों को गवर्न करेगा, और उससे कार्य की गति भी बढ़ेगी और सामंजस्य भी बैठेगा। तो कार्य की सुगमता की दृष्टि से यह व्यवस्था लागू की गई, क्योंकि नई शिक्षा की नीति में यह व्यवस्था थी कि 1 से लेकर 12 तक एक साथ देखा जाए। इसलिए हमने को निदेशालय में एक ऐसा व्यक्ति को बना दिया ताकि उसमें हमको काफी कुछ सहूलियत मिलेगी। ऐसा है, निदेशालय एक किया है, सचिवालय भी एक नहीं किया, निदेशालय एक किया। दोनों के निदेशालय को कभी कभी होता क्या था कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो ट्रांसफर पोस्टिंग की स्थिति थी, या कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यालय वो माध्यमिक से भी डील होते थे और बेसिक से भी डील होते थे। इसलिए ये किया गया। ऐसा है, अब आप देख लीजिएगा, हमने निदेशालय दोनों के इस प्रकार से किया है कि दोनों के निदेशालय अलग करेंगे। उनको गवर्न करने वाला एक महानिदेशक का पद है, जो अभी तक केवल महानिदेशक का पद केवल बेसिक शिक्षा को देखता था, अब उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये माध्यमिक भी आ गया। ये किया है, मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, पहले मिल जाएगा हुजूर। अरे साहब, मैं तो हर बात मानने को तैयार हूं, आपकी क्या कुछ चिंता की। एक व्यवस्था जनपद वाराणसी में एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय का निर्माण के संबंध में ये एक योजना बनाई गई थी। इसमें 2021 में राजस्व विभाग का एक शासनादेश था कि जिसके तहत राजस्व शहरी नियोजन विभाग यानी आवास और शहरी नियोजन विभाग के निवर्तन के ऊपर उन्होंने वो जमीन छोड़ दी थी। लेकिन अब नई व्यवस्था के अनुसार वो शासनादेश हमने बदल के विकास प्राधिकरण को ही उसमें अधिकृत किया जाएगा और वो पीपीपी मॉडल के ऊपर उसको आगे इरेक्ट करवाएगा, ताकि एकीकृत मंडलीय स्तर के जितने भी कार्यालय हैं वो वहां पर एक बिल्डिंग में आ सकते हैं। मेरे 5 विषय हो गए। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री नंद गोपाल नंदी जी से, जो हमारे औद्योगिक विकास मंत्री हैं। आज एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय इन्होंने करवाया है कैबिनेट के सामने। स्वागत। चलिए।
जी मैंने बताया चारों, 6 लखनऊ के, 12 बनारस के और 14 कानपुर के। नोएडा पहले से ही सारा नोएडा एक ही पुलिस प्रणाली के अंतर्गत था, वो पुलिस आयुक्त के अंतर्गत। इसको जो पुनर्गठन किया गया उसमें ग्रामीण क्षेत्र शामिल कर दिया गया, इसमें इतना किया गया। धन्यवाद। नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 जो सभी हमारे स्टेक होल्डर हैं उनके साथ गंभीर विचार विमर्श के साथ प्रस्तुत की गई है। पूर्व में जो हमारे अनुभव रहे उसमें जो कठिनाइयाँ थी उसको भी इसमें रिजॉल्व करने का काम किया गया है। डेलाइट जो एक संस्था है उससे भी हम लोगों ने कंसल्टेंसी करके इसको इनकॉर्पोरेट किया है इसमें। और लार्ज जो हमारी यूनिट होगी 50 से 200 करोड़, मेगा यूनिट 200 से 500, सुपर मेगा 500 से 3000 और 3000 से ऊपर की अल्ट्रा मेगा यूनिट होगी। बाकी मैं चाहूँगा कि हमारे एसीएस साहब हैं आपको ब्रीफ कर देंगे डिटेल में। धन्यवाद सर। ये नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है आपकी जैसे जानकारी में है कि 2017 की जो पॉलिसी थी वो 12 अक्टूबर को लैप्स हो गई थी और ये काफ़ी डिटेल्ड हमारी स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस हुई। हमने ड्राफ्ट पॉलिसी एक नोटिफाई भी करी, उसके ऊपर स्टेक होल्डर के कमेंट्स भी आए, एसोसिएशन से भी हमने बात करी और अब हमने सारी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एक लेकर के आए हैं। इसमें 5 रणनीतिक स्तंभ हमने स्ट्रेटेजिक पिलर्स आइडेंटिफाई किए हैं कि किस किस तरह से हमें उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है। इसमें जो पहला स्तंभ है वो हॉरिजॉन्टल इंटरवेंशंस का है। सबसे अहम चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इन प्लेस होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या है, लैंड है, उसमें डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हम कैसे करेंगे, कैसे औद्योगिक पार्कों का विकास करेंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को कैसे विकसित करेंगे, कनेक्टिविटी को कैसे सुधारेंगे, पावर और वाटर की सप्लाई कैसे इंश्योर करेंगे और डिजिटल कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, उसका पूरा एक खाका इसमें हॉरिजॉन्टल इंटरवेंशंस के रूप में है। वर्टिकल जो रणनीतिक स्तंभ है उसमें हमने फोकस सेक्टर्स कुछ आइडेंटिफाई किए हैं कि इनको हम विशेष ध्यान देंगे। सनराइज सेक्टर्स हैं, चैंपियन सर्विसेज हैं, वो सबकी डिटेल इसमें कौन कौन सी लिस्ट है वो पॉलिसी में दी है। एक डिटेल हमने प्रेस रिलीज भी जारी किया है, वो आप लोगों को अलग से मिल जाएगा। तीसरा जो इंटरवेंशन का एरिया है वो ये है कि ग्लोबल वैल्यू चेन जो है उसके साथ में हम अपने यहाँ उत्तर प्रदेश को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेशन में जो चीज़ें आती हैं वो ये है कि इम्पोर्ट का सब्सटीट्यूशन, जिन चीज़ों का इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है उनको आप कैसे उत्तर प्रदेश में ही बना सकते हैं और उसको कैसे इंसेंटिवाइज करेंगे, उसका खाका है। हम अपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका खाका है। ये आपको क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए भी सिस्टम्स की आवश्यकता रहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रहती है, इनोवेशन की आवश्यकता रहती है, IPRs की व्यवस्था रहती है। तो उस सब के बारे में ही नीति में ये प्रोविजंस हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे बढ़ाएंगे आगे, यूपी को एज ए ब्रांड हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे जिससे कि निवेश के रूप में सर्वोत्तम गंतव्य के रूप में ये उभर सके। इसमें वित्तीय हम क्या क्या इंसेंटिव्स देंगे उसको पूरा हम लोगों ने डिफाइन किया है। और हम एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएंगे, विमेन लेड कंपनीज को उनको कैसे इंसेंटिवाइज करेंगे। और जो सर्कुलर इकोनॉमी है जिसमें कि वेस्ट से लेकर के या रिसाइकलिंग के माध्यम से जो रिसोर्सेज हैं उसके कंजम्पशन को कम किया जा सकता है, उसको हम कैसे करेंगे, ये पूरा खाका इसमें दिया हुआ है। लैंड के बारे में अवेलेबिलिटी कैसे सुनिश्चित होगी उसके बारे में काफ़ी डिटेल्ड प्रोविजंस हैं। पहले प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की भी हमारी एक पॉलिसी थी लेकिन उससे के उतने अच्छे परिणाम नहीं आए थे। तो इसमें स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद अब उसको और अधिक निवेशोन्मुखी बनाया गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि अब इसके आने के बाद से प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स की भी एस्टेब्लिशमेंट को बढ़ावा मिलेगा। एक इसमें फास्ट ट्रैक पॉलिसी भी हम लेकर के आए हैं कि जो बड़े निवेशक हैं 500 करोड़ के ऊपर, उनको जमीन सीधे हम कैसे दे सकते हैं और उनको इधर उधर न भटकना पड़े और वो निवेश बहुत ही जल्दी अपना प्रारंभ कर सकें, उसके लिए भी इसमें व्यवस्था है। इसमें हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि अगर कोई बड़ा निवेशक है और उसको हमारे पास में जमीन वर्तमान में नहीं है लेकिन वो चाहता है कि उसको एक्वायर करके सरकार दे दे,
उसके लिए भी इसमें एक रणनीति हमने विकसित करी है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा बड़ा निवेशक और वो चाहता है कि मेरे को 100 एकड़ जमीन चाहिए, तो वो 100 एकड़ जमीन सरकार उसकी कॉस्ट के ऊपर खरीद करके उसको कैसे अवेलेबल कराएगी, वो अभी इसमें दिया हुआ है। फिर इसमें एक व्यवस्था ये भी हम लोगों ने की है कि जो निजी उद्यमी है, जो निजी फार्मर है, कृषक है, वो अगर अपनी जमीन मान लीजिए वो चाहता है कि उसकी जमीन को बेचने के लिए उपलब्ध है और वो कोई उद्यम आ जाए तो वो बेचने को तैयार है, तो एक वेब पोर्टल हम बनाएंगे जिसके ऊपर इस तरह के जो निजी लोग हैं जो अपनी जमीन उपलब्ध कराना चाहते हैं कि साहब कोई भी इंडस्ट्री आकर के लगाना चाहते हैं तो मेरी जमीन अवेलेबल है, तो उसको नॉर्मली उद्यमी को ये पता नहीं रहता है कि साहब ये डिस्प्यूट तो नहीं है, इसमें कोई ये टाइटल जो बता रहा है ये ठीक है या नहीं है, वो लेखपाल के यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चक्कर लगाता रहता है। तो उसके लिए अगर वो पोर्टल पे अपनी डाल देगा, उसकी हम स्क्रूटनी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से करा करके उसको वेट कर देंगे कि हाँ ये ज़मीन जो है ये डिस्प्यूट फ्री ज़मीन है, किसी को भी खरीदनी हो उसका सर्विल रेट उसके ऊपर प्रदर्शित हो जाएगा और उसका वो फार्मर जो है किस रेट के ऊपर उसको बेचना चाहता है वो भी हम उसके ऊपर जो है वो डाल देंगे, जिससे कि वो प्राइवेटली फिर नेगोशिएट करके उससे ज़मीन ले सके। तो ये एक दूसरा तरीका हम लोगों ने निकाला है। इसमें हमने लाइसेंसिंग की भी व्यवस्था लेकर के आए, जैसे हाउसिंग डिपार्टमेंट में रहती है एक लाइसेंसिंग पॉलिसी कि अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के लिए लैंड एग्रीगेट कर रहा है तो उसे 25% ज़मीन अगर मान लीजिए उसके पास में आ गई तो उसके बाद में फिर बैलेंस के लिए उसको एक लाइसेंस मिल जाएगा। फिर वो 60% अगर एक्वायर कर लेता है तो उसकी डीपीआर अनुमोदन हो जाएगी, 75% कर लेता है तो उसका मास्टर प्लान हो जाएगा। क्योंकि कभी भी इंडस्ट्रियल पार्क अगर डेवलप करते हैं तो कुछ ज़मीनें तो सीधे आदमी खरीद लेता है, लेकिन कुछ ज़मीनें मिलने में दिक्कत आती है जिसमें फार्मर नहीं देता है, उसको फिर हम लैंड एक्वायर करके और उसको हम लीज पे दे सकें, इसकी व्यवस्था भी हम लोगों ने इसमें करी है, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर में भी इंडस्ट्रियल पार्क आ सकें और ये उद्यमियों को ये सुविधा इसकी मिल सके। जो राजस्व के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं उसमें भी अभी थोड़ी सी जटिलताएं हैं, उसका समाधान भी इसमें एनविसाज किया गया है और रेवेन्यू कोड में भी कुछ अमेंडमेंट्स जो अपेक्षित है उसका भी इसमें डिटेलिंग की गई है। एक इसमें व्यवस्था ये भी की गई है कि इंसेंटिव्स के बारे में एक ऑनलाइन पोर्टल हम बना दिया है, वो पैटर्न रेजर जब माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, उसमें हम लोग लॉन्च करेंगे। सो इंसेंटिव्स के लिए भी जैसे अभी निवेशक को क्लियरेंसेज और परमिशन पोर्टल के माध्यम से मिलती है, निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से, तो जब उसकी एलओसी जारी हो गई, लेटर ऑफ कंफर्ट जारी हो गया और वो इंसेंटिव्स के लिए अब उसको अप्लाई करना है तो वो भी पोर्टल के माध्यम से ही अप्लाई कर सके और उसको पोर्टल के माध्यम से ही इंसेंटिव मिल सके, इसके लिए भी पोर्टल एक विकसित करने की व्यवस्था इसमें की गई है। एक पहले ये भी कमी महसूस की गई थी कि जो इन्वेस्टर आता है और उसके साथ में हम एमओयू करते हैं तो उसकी ट्रैकिंग ठीक से नहीं हो पाती है, उस इन्वेस्टर की समस्याओं का समाधान एक व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए एक पोर्टल हम लोग बना रहे हैं कि जिसमें जितने एमओयूज होंगे हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उस सबको दर्ज किया जाएगा उसमें, और दर्ज करके उसको एक पास में यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा, वो अपनी समस्याएं डे टू डे की उसमें रख सकता है। उसमें हम फिर अधिकारियों को असाइन करेंगे कि ये अधिकारी इस एमओयू के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा, ये विभाग जिम्मेदार होगा, और उसने कब कब क्या समस्या उसके ऊपर डाली और उसका समाधान संबंधित विभाग ने, संबंधित अधिकारी ने कब कराया, इसका पूरा उसके ऊपर डिटेल रहेगा। और कभी भी हमें खोल करके देखना हो कि इस निवेशक को ठीक से इसकी ट्रीटमेंट हो रही है, इसको सुविधाएं मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, वो हम उस पोर्टल के माध्यम से इकट्ठा देख सकेंगे। तो ये व्यवस्थाएं हम लोगों ने इसमें की है। जहां तक इंसेंटिव्स का प्रश्न है, उसमें पहले सिर्फ एक ही विकल्प अवेलेबल था, नेट एसजीएसटी की ही रीइंबर्समेंट का था, जो हमारी पिछली पॉलिसी थी। अब हम उसमें 3 ऑप्शंस दे रहे हैं। कई इसमें राज्यों ने ये किया है, उन राज्यों से सीख लेकर के हम लोगों ने भी ये व्यवस्था अब लागू करी है कि उसमें 3 में क्या है, एक कैपिटल सब्सिडी में आ सकता है। तो कैपिटल सब्सिडी उसको हमने हर क्षेत्र में, क्योंकि बुंदेलखंड और पूर्वांचल में हम चाहते हैं कि निवेश ज़्यादा आए, वहाँ पे ज़्यादा दी है कैपिटल सब्सिडी। उसमें हम लोगों ने एक ये भी है कि अगर आप रोजगार ज़्यादा लोगों को दे रहे हैं तो आपको एडिशनल इंसेंटिव मिल सकता है। अगर आप वहाँ के स्थानीय लोगों से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो आपको और एडिशनल इंसेंटिव मिल सकता है। अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैं तो उसमें आपको कुछ और एडिशनल इंसेंटिव की व्यवस्था है। तो ये जो हमने इंसेंटिव 10% से लेकर के 30% कैपिटल सब्सिडी की जो व्यवस्था करी है रीजन के हिसाब से, इसमें और इजाफा हो सकता है अगर आप रोजगार के मानकों को कुछ पूरा कर लें, ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे तो आपको ज़्यादा इंसेंटिव हम दे देंगे। आप उसमें ये भी कर रखा है हमने कि अगर आप
जितना हमने मानक तय किया है रोजगार का, अगर उसमें आप 75% महिलाओं को ही लेते हैं तो आपको फिर उस मानक से 75% की पूर्ति पे भी वो उतना इंसेंटिव हम एक्स्ट्रा दे देंगे। तो ये महिला रोजगार को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था करी है। तो ये इंसेंटिव्स के लिए है। नेट SGST में भी हमने क्षेत्र वाइज मध्यांचल और पूर्वांचल में 200% तक वो रीइंबर्समेंट ले सकता है, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 300% तक ले सकता है अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, और गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में 80% तक ले सकता है। ये व्यवस्था इसमें करी है। इसमें हम लोगों ने R&D को प्रमोट करने के लिए, IPR को बढ़ावा देने के लिए भी व्यवस्था करी है। एक व्यवस्था इसमें हमने ये भी करी है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस इंडस्ट्री 4.0 को लेकर के, सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर के, क्वालिटी इंप्रूवमेंट को लेकर के आ सकें, उनको भी हम इंसेंटिवाइज करेंगे। 10 करोड़ की सीमा तक हम लोगों ने उसको ग्रांट देने की व्यवस्था करी है। पहले वाली पॉलिसी में ये व्यवस्था नहीं थी कि किसी ने अगर सिक इंडस्ट्री को टेक ओवर किया तो उसको इंसेंटिव मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले व्यवस्था नहीं थी उसमें, सिर्फ नए ही यूनिट्स को था। अब हमने ये भी व्यवस्था करी है कि अगर कोई सिक इंडस्ट्री है, उसको कोई टेक ओवर करता है, तो टेक ओवर कॉस्ट के 20% को हम परियोजना लागत में सम्मिलित करके उसकी कैटेगरी का निर्धारण कर लेंगे। उसको ऑफकोर्स नया इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन पुराने इन्वेस्टमेंट जो उसने किया, जो इंडस्ट्री को टेक ओवर किया, उसकी 20% लागत को हम परियोजना लागत में जोड़ते हुए और उसको भी एलिजिबल कर रहे हैं इंसेंटिव्स के लिए, जो पहले की पॉलिसी में नहीं था। एक इसमें पहले ये भी व्यवस्था नहीं थी कि सक्सेसर एंटिटीज अगर आती है, मान लीजिए किसी ने हमसे LOC लिया और बीच में उसको किसी दूसरी एंटिटी ने टेक ओवर कर लिया, तो उसको दूसरी को वो मिलना बंद हो जाते थे कि पहले मान लीजिए 10 साल के लिए हमने इंसेंटिव किसी को दिया है, 5 साल बाद किसी दूसरी ने टेक ओवर कर लिया, तो बैलेंस 5 साल का गायब हो जाता था। तो अब ये है कि जो सक्सेसर एंटिटी है उसको बैलेंस पीरियड के लिए इंसेंटिव कंटिन्यूड रहेगा। इससे ये है कि इनकी वायबिलिटी को और बढ़ावा मिलेगा और जो लोग हैं जो बाद में निवेश करना चाहते हैं उसके लिए भी होगा। एक व्यवस्था इसमें हमने ये भी दी है कि बाहर के देशों से अगर कोई इंडस्ट्री रिलोकेट होकर के आना चाहती है, कई देश ऐसे हैं जहां से इंडस्ट्री शिफ्ट होना चाहती हैं और आकर के यूपी को अगर वो निवेश का गंतव्य बनाना चाहते हैं, तो उनकी जो प्लांट और मशीनरी की कॉस्ट है उसका 40% कॉस्ट को भी हम प्रोजेक्ट कॉस्ट में मान लेंगे। हालांकि वो नई मशीनरी नहीं है, वो रिलोकेट होकर के ही आ रही है, फिर भी हम उसकी 40% कॉस्ट को इसमें सम्मिलित कर लेंगे, जिससे कि वो इंसेंटिवाइज हो सके और यूपी में अधिक से अधिक इस तरह की इंडस्ट्रीज रिलोकेट होकर के स्थापित हो सकें। तो ये इसकी मुख्य बातें हैं। हमें पूरी इसका एक डिटेल मैंने प्रेस नोट दे दिया है डायरेक्टर इंफॉर्मेशन को, वो आप सभी को ग्रुप में डाल देंगे और काफी उसमें जितनी मैंने बातें करी हैं वो सब उसमें डिटेल में लिखी होंगी। उसमें सुझाव आए थे, उन सुझावों को फिर मद्देनजर रखते हुए कुछ नई चीजें और जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो उसमें अंतर है सर। इसमें निवेश के ऊपर ये है कि कितना निवेश आता है, उसके हिसाब से जो है इंसेंटिव्स आउटफ्लो होंगे। ऐसा हमने कोई टारगेट फिक्स नहीं किया है कि हम इतना निवेश लेकर के आएंगे। फिलहाल हमारा जो लक्ष्य है इस समय अभी 10 लाख करोड़ का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में है लक्ष्य, उसका काफी लक्ष्य की पूर्ति में ये नीति सहायक होगी, ऐसा हमारा मानना है। भाई अभी तुम अब डाइवर्ट ना करो, अभी ये सब ये जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है। अच्छा, अभी नेशनल पॉलिसी पे फोकस करिए। नेक्स्ट सर। उत्तर प्रदेश शिक्षा लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक खत्म। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा नीति को मंजूरी मिली। माध्यमिक बेसिक शिक्षा का एक ही महानिदेशक होगा, पहले दोनों विभागों के अलग अलग निदेशक होते थे। तो
लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक खत्म, कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। शीरा नीति को मंजूरी मिली है। माध्यमिक और बेसिक शिक्षा का एक ही महानिदेशक होगा। पहले दोनों विभागों के अलग अलग निदेशक होते थे, तो यह अहम फैसला लिया गया है। कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश में शीरा नीति को मंजूरी मिली है। लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश में शीरा नीति को मंजूरी मिली है। माध्यमिक बेसिक शिक्षा का एक ही महानिदेशक होगा और पहले दोनों विभागों के अलग अलग निदेशक होते थे, लेकिन अब माध्यमिक और बेसिक शिक्षा का एक ही महानिदेशक होगा। तो लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक खत्म, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश में शीरा नीति को मंजूरी, तो कैबिनेट में 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। माध्यमिक और बेसिक शिक्षा का एक ही महानिदेशक होगा। पहले दोनों विभागों के अलग अलग निदेशक होते थे। आंध्र पर, महाराष्ट्र पर, तेलंगाना पर, उत्तर प्रदेश में इस पर ध्यान इसलिए नहीं जाता कि अब तक उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत आगे नहीं था, लेकिन अब नई आईटी नीति से इसको प्रोत्साहन मिलेगा। एक आईटी नीति, डाटा सेंटर नीति 2021 प्रस्तावित संशोधन आए हैं। उस संशोधनों से नए अवसर प्राप्त होंगे, नए लोग इंट्रोड्यूस होंगे। इसी के नीति के तहत अभी 3 दिन पहले ही नोएडा में हीरा नंदानी ग्रुप ने 39,000 करोड़ का डाटा सेंटर खोलने की शुरुआत की है और एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने को उत्तर प्रदेश को मिला है और आईटी सेंटर का एक हब बनने का रास्ता भी खुला है, एक मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसी तरीके से इसमें काफी सुविधाएं दी गई हैं, वो बता देंगे एसीएस साहब। दूसरा, स्टार्टअप नीति 2017, इसमें भी नए जो लोग हैं उनको अवसर मिलेगा। नई नीति बनी है, अब तक ये नीति से उतना अवसर प्राप्त नहीं थे, अब उनको जो सुविधाएं मिलेंगी, जो अवसर मिलेंगे और जो उनको लिए प्रोत्साहन मिलेंगे, उससे इसमें भी, और इसमें महिलाओं के लिए भी विशेष आकर वो है कि उनको अवसर दिया जाएगा। और तीसरा है जो आईटी का हुआ है, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन किए जाने के संबंध में। इसमें कुछ जो भी उनको अभी तक सहायता मिलते थे, अनुदान मिलते थे, उसमें बढ़ोतरी की गई है और महिला नेतृत्व के स्टार्टअप में, ग्रामीण प्रभाव के स्टार्टअप में, सर्कुलर इकोनॉमी के स्टार्टअप में, नवीनीकरण ऊर्जा के स्टार्टअप में, जलवायु परिवर्तन के स्टार्टअप में, व्यवसायीकरण इत्यादि के स्टार्टअप की परिभाषाओं की नीति को परिभाषित कर दिया गया है। इससे एक अवसर मिलेगा। बाकी अपने ऐसी साहब बताइए। धन्यवाद सर। 2 पॉलिसीज जो हैं आईटी डिपार्टमेंट से संबंधित, उसमें आज अमेंडमेंट्स अप्रूव किए हैं माननीय मंत्री परिषद ने। जैसा कि आप सब को विदित है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है, उसके पहले राज्य सरकार का ये निर्देश है कि सभी विभाग अपनी अपनी नीतियों में या तो संशोधन कर लें, जो भी उसमें इरिटेंट्स हैं अन्य राज्यों के मुकाबले उनको बेहतर बनाया जा सके, उसके लिए जो संशोधन अपेक्षित है वो कर लें, या जो नीतियां खत्म हो रही हैं उनकी जगह पर नई नीतियां लेकर के आ जाएं। तो ये 2 नीतियां जो आज